हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है पार्ट थर्ड ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग चैप्टर का, जिसमें लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब मैं बात करूँगी कि जो टॉपिक इसमें यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो आपको ईजीएस्ट टॉपिक लगता है बट डेफिनेटली वो कॉम्प्लिकेटेड भी है, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जब भी आप मसल के बारे में पढ़ते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या काम कर रही है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। चलिए जानते हैं सिंपलेस्ट वे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है बेटा, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टूवर्ड्स द लंग्स, एंड एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपायरेशन मतलब जितनी भी एल्वियोलर एयर के अंदर जो एल्वियोलाई है आपकी, वो एल्वियोलाई के अंदर जितनी भी एयर होती है उस एयर को जैसे ही हम बाहर फेंक देते हैं, दैट इज़ नोन एज और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एक्सपायरेशन। ठीक है, पर जब ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन परफॉर्म हो रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इनहेल ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ सेकंड्स के बाद हम एक्सेल ही कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय अ क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी, बट ये किसके बीच में हो रहा है ये जानिएगा, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। किसके बीच में हो रहा है, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। अब यहाँ समझिए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जिसमें वॉल्यूम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, किससे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। यानी कि ऐसे समझिए कि अगर आपके क्लासरूम में 15 स्टूडेंट है बट आपकी क्लास पहले छोटी थी तो कितना ज़्यादा आपको कंजेस्टेड बैठना पड़ता था, बट वही अगर उसकी कैपेसिटी हमने बढ़ा दी, उस क्लास को बहुत ही बड़ा बना दिया और उसमें स्टिल एज इट इज़ जो 50 बच्चे बैठते थे पहले वही 50 बच्चे बैठ रहे हैं, क्या अब प्रेशर कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? क्या आप समझो मुझे क्या बोलना है कि ये जो आपकी क्लास थी सबसे पहले यहाँ पर 50 बच्चे बैठते थे पर कितना ज़्यादा यहाँ पर कंजेस्टेड होके बैठते थे, बट इसी की जगह अब इस क्लास को बहुत बड़ा बना दिया गया, बट ये जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो एज इट इज़ रही। जो 50 बच्चे थे वो 50 बच्चे एज इट इज़ रहे। अब कितना ज़्यादा वो बच्चे स्पेशियस बैठ पाएंगे, क्या वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जितना आप वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर क्या होता जाएगा, उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो चुका है, वॉल्यूम कम हो चुका है। यही फॉर्मूले को हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये जो हमने एक ह्यूमन की बॉडी बनाई है जिसके अंदर हमने प्यारे से लंग्स बनाए हैं, इसके ऊपर हम अब ये जो फॉर्मूला है उसको पुट करने वाले। बहुत ही इजी है, समझिए कि जैसे वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो रहा है तो सबसे पहले हो क्या रहा है, ओके यहाँ देखिए कि जैसे ही ये जो डायाफ्राम है, ठीक है, ये डायाफ्राम क्या हो रहा है, ये डायाफ्राम अभी कौन सी शेप में बेटा, ये डायाफ्राम अभी डोम शेप में है। बट जैसे ही आपने एयर को इनहेल किया है, ठीक है, ये एयर आपने यहाँ से इनहेल की है तो इनहेल करने के बाद ये कहाँ से आएगी, फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकी। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया है पिछले 2 लेक्चर्स में। उसके बाद ब्रोंकी में जैसे ही आया वैसे ही प्राइमरी, टर्चरी, सेकेंडरी, टर्मिनल और उसके बाद जाता है एल्वियोलाई में। यानी कि जैसे ही एयर यहाँ पर एंटर कर रही है इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कि जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा अब इसके अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर का प्रेशर कम हो रहा है। बट जैसे ही वॉल्यूम बढ़ रहा है ये लंग्स भी तो बढ़ रहे हैं, और लंग्स बढ़ने की वजह से ये किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बेटा ये डायाफ्राम के ऊपर। ये क्या है, ये डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम। अब ये जो डायाफ्राम है ये डायाफ्राम के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा, अभी ये जो डायाफ्राम कौन सी शेप में है, ये डायाफ्राम अभी डोम शेप में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कौन सा इवेंट परफॉर्म हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो डायाफ्राम है ये डायाफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और क्या हो रहा है, ये नीचे भी आ रहा है एंड कम्स डाउन।
नीचे भी आया, यानी कि वॉल्यूम यहाँ का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अब ये जो वर्ड है मैंने जो यूज़ किया है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड से। एंटीरियो पोस्टीरियर का मतलब होता है अपर रीजन एंड लोअर रीजन, दोनों एक्सिस से ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं डायफ्राम को लोअर डाउन करने के लिए। यानी कि डायफ्राम अब कौन सी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, डायफ्राम पूरा का पूरा फ्लैट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि डोम शेप में था। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे ही ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड कम्स डाउन हो रहा है, उसी टाइम पे बेटा ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहाँ पर बढ़ रहा है, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर। कहाँ पर ये बढ़ रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर, ये बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ समझिए कि इंस्पायरेशन कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। किसके अंदर प्रेशर, ये लंग्स के अंदर प्रेशर, यानी कि इंट्रावर्ड, यानी कि क्या होता है, लंग्स के अंदर विद इन अ लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर कैसा प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर है, निगेटिव प्रेशर है। कोई भी चीज़ पॉजिटिव प्रेशर से निगेटिव प्रेशर ही जाएगी। या फिर ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैसेस का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ऐसे समझिए यहाँ पर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब गैस कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड ही ट्रैवल करेगी। यानी कि जैसे ही गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ नोन एज बेटा आपका इंस्पायरेशन परफॉर्म हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड्स। यहाँ पर देखिए लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। कहाँ पर था, लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर था विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि पॉजिटिव था। सिमिलरली ओके, अब इंस्पायरेशन के बारे में देख लिया, तो एक्सपायरेशन क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट। फर्स्ट इवेंट हमने देखा कि डायफ्राम क्या हो रहा है, जब इंस्पायरेशन परफॉर्म हो रहा है डायफ्राम लोअर डाउन आ रहा है, बट उसके साथ और कौन सी चीज़ें हो रही है यहाँ देखिए। अब सेकंड कौन सी चीज़ होगी, सेकंड चीज़ होगी बेटा जो ये जो आपके यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है। अब दो टाइप की इंटरकोस्टल मसल्स होती है। पहले तो समझिए इंटरकोस्टल मसल क्या होती है। इंटरकोस्टल मसल मतलब होती है, अगर ये रिब्स है, ठीक है, ये रहे आपके रिब्स, ये जो रिब्स है बेटा, ये रिब्स के बीच में ऐसी मसल प्रेजेंट होती है, ये है आपकी मसल। अब ये मसल अगर बाहर के साइड में प्रेजेंट है, ये मसल बाहर के साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बट अगर यही मसल इनर साइड यानी कि कहाँ पर एग्जैक्टली लंग्स के पास में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। लंग्स के बाहर यानी कि रिब्स के पास, ठीक है, जस्ट रिब्स के इन बिटवीन जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल। रिब्स के आउटर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के इनर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब समझिए कि अगर आपने ब्रीद इन किया है, ब्रीद इन करने के बाद ये जो एयर है ये आपके लंग्स में गई। अब लंग्स एक्सपैंड कैसे करेंगे, सिर्फ एयर जाने की वजह से करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, इसी की वजह से तो एयर और ज़्यादा आ पा रही है ना। तो लंग्स को अगर एक्सपैंड करना है तो यहाँ पर जो ये रिब केज होते हैं, यहाँ पर मैं रिब केज बना देती हूँ, ये रहे रिब केज। अब ये जो बेटा रिब केज है, ये रिब केज की जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, ये रहे रिब केज। अब रिब केज के ऊपर जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिब्स को बाहर खींचेगी, जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब को बाहर खींच रही है, तभी तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये मसल इसको बाहर खींच रही है, जैसे ही ये मसल इसको बाहर खींचेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, यानी कि ये मसल इसको बाहर खींच रही है।
क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि ये जो बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये मसल क्या हो रही है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड पुल कर रही है। किसको पुल कर रही है बेटा? रिब्स को पुल कर रही है, रिब्स को बाहर खींच रही है। कहाँ पर, कैसे खींच रही है, ये कौन से डायरेक्शन में खींच रही है? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। किसके साथ खींच रही है? आउटवर्ड अलोंग विथ, कौन सी बोन थी बेटा? वो जो सेंट्रल बोन थी, अलोंग विथ स्टेर्नम। स्टेर्नम पता है कौन सी बोन है? वही बोन है जो रिब्स को, ये जो रिब्स जॉइंट हो रहे हैं एक साइड के और लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के जो रिब्स को जॉइंट करके रख रही है, ये जो सेंट्रलाइज बोन होती है, दैट सेंट्रलाइज बोन इज नोन एज स्टेर्नम। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? नेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ था? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कम्स डाउन हुआ था। उसी के साथ ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी, ये मेंशन करना है आपको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी, उन्होंने क्या किया है? आउटवर्ड और ज़्यादा पुश किया है, और आउटवर्ड पुश करने के साथ ही स्टेर्नम ने भी अपवर्ड पुश किया है, यानी कि फॉरवर्ड पुश किया है। यानी कि ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर का जो एरिया है, उस एरिया को बढ़ा दिया, यानी कि उस वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम बढ़ा तो ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर क्या हो गया है? यहाँ का प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया यानी कि इसके अंदर और एयर भरी जा सकती है। यानी कि आप कौन सी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो? आप अभी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो बेटा इनहेलेशन की, इंस्पायरेशन की। ठीक है, इंस्पायरेशन हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट में देखते हैं कि एक्सपायरेशन। Expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। यानी कि अब इसके जस्ट अपोजिट बेटा, जो यहाँ पर अब तक नेगेटिव प्रेशर था, अब ये प्रेशर क्या हो गया है? लंग्स भरने की वजह से पॉजिटिव हो गया है। बाहर नेगेटिव प्रेशर है, यानी कि अंदर की एयर अब कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। जैसी प्रोसेस हमने इंस्पायरेशन में पढ़ी थी, एग्जैक्टली उसके अपोजिट होने वाला है सब कुछ एक्सपायरेशन में। यानी कि ये जो लंग्स, ये जो डायफ्राम, ये अब तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। कौन सी शेप में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके डोम शेप में। अगेन, ये जो फ्लैट शेप में था अब तक, ये आ जाएगा डोम शेप में। और डोम शेप में आने के बाद ये किसके ऊपर अब प्रेशर क्रिएट करेगा? लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। और जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, लंग्स के अंदर की जो एयर है, ये कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सपायरेशन। देखिए, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो रहा है? हाई हो रहा है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स, help in the generation such gradient. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm। क्या हो रहा है? इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस। अभी बताया मैंने क्या हो रहा था? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, बट कहाँ पर? Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber। यानी कि क्या हो रहा है? इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कौन कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है? डायफ्राम। और क्या कर रहा है? इस लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या होगा? कौन से पोजीशन में? एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि इंस्पायरेशन परफॉर्म होगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इनर कोस्टल मसल। अब एक्सटर्नल मतलब कौन सी वाली? बताया था कि ये जो लंग्स हैं, ये लंग्स जब आप इनहेल कर रहे हो तो ये इन लंग्स की जो ये एरिया है, ये वॉल्यूम है, इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, यानी कि लंग्स के जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको खींचना पड़ेगा। आउटर मेम्ब्रेन को खींचना है तो कौन प्रेजेंट होती है वहाँ पर? वो प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड द sternum, causing the increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume cause a similar increase in the pulmonary volume। यानी कि क्या हुआ है? thoracic chamber का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ
पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, यानी कि लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ, पर उसके पहले आप इस डायग्राम को देखिए कि जैसे ये एयर एंटर कर रही है, एनसीईआरटी की ही डायग्राम है बेटा, ये जो एयर एंटर कर रही है अब यानी कि इंस्पायरेशन परफॉर्म हो रहा है। इंस्पायरेशन परफॉर्म होते टाइम क्या हो रहा है, ये जो स्टेरनम है ये अपवर्ड पोजीशन में जा रहा है। ये जितनी भी इंटरकोस्टल मसल है कौन सी, एक्सटर्नल, उसको क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा ये किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये जो डायफ्राम दिख रही है, ये जो फ्रेनिक मसल है, ये फ्रेनिक मसल के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ये जो डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि फ्लैट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्लैट शेप में कन्वर्ट हुआ इसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ा और इनहेलेशन परफॉर्म हुआ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या हो गई है बेटा, अब इंक्रीज हो गई है। चलिए अब उस पैसेज पे चलते हैं। ओके, इस पैसेज को समझते हैं। समझने के पहले यहाँ पर 2-3 वर्ड्स को यहाँ पर मेंशन कर दूँ मैं। यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में भी बताया गया है और उसके साथ ही थोरैसिक चैम्बर के बारे में भी बताया गया है। अब थोरैसिक चैम्बर एंड पल्मोनरी चैम्बर क्या होता है ये यहाँ पर देखिए कि जैसे अगेन मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ कि ये रहा हमारा चिंटू और ये है चिंटू का विंड पाइप। विंड पाइप के बाद ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और ये रहे उसके लंग्स, ये रहे उसके लंग्स और लंग्स के नीचे क्या है बेटा, यहाँ पर डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके एक मिनट। हाँ, डायाफ्राम जो है ये थोड़ा सा ओके अब ठीक है, ये रहा डायाफ्राम। बट आपको क्या लगता है कि डायाफ्राम है और डायाफ्राम के नीचे कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है? बेटा डायाफ्राम के नीचे जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कि मैं ऐसे ऑर्गन्स ड्रॉ कर देती हूँ, जो ऑर्गन्स एक काइंड ऑफ बैग के अंदर पूरा कॉम्पैक्टली पैक करके रखा है और ये है आपके ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये 2-3 ऑर्गन्स हैं, ज़्यादा ही हो गए ऑर्गन्स, ठीक है कोई बात नहीं। ये रहे आपके ऑर्गन्स। अब ये जो ऑर्गन्स है बेटा, ये ऑर्गन्स जिस लोकेशन पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है उस लोकेशन को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये जो पूरी की पूरी मैंने ऐसे एक बैग बनाई है वो हर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड डिफरेंट हो सकती है। इसको पेरिटोनियम बोला जाता है, हर किसी की अलग वर्डिंग हो सकता है बट पेरिटोनियम इन जनरल यूज़ किया जाता है वो। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इन्हेलेशन परफॉर्म हुआ, जैसी एयर आई, यानी कि किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, डायफ्राम के ऊपर। तो अगर डायफ्राम के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ है तो उसके नीचे ये जो एब्डोमिनल कैविटी है बेटा इसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होके ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, इनका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम इनका डिक्रीज़ हो जाएगा। बट ये ज़्यादा टाइम के लिए डिक्रीज़ हो सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब ज़्यादा टाइम के लिए वो एज इट इज़ नहीं रह सकते, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू ये जो ऑर्गन्स है जो अंदर प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो एज इट इज़ पोजीशन में वापस आ जाएंगे। इसको बोला जाता है बेटा, ये जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज एब्डोमिनल मसल। अब ये जो एब्डोमिनल मसल है, ये एब्डोमिनल मसल क्या काम कर रही है, कैन स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन, क्या काम कर रही है, इंस्पायरेशन में भी एंड एक्सपायरेशन में भी। अब क्या कर क्या रही है ये, मतलब इंक्रीज़ करी या डिक्रीज़ करी, ऑब्वियसली ये क्या करेगी, स्ट्रेंथ को बेटा, ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगी, यानी कि स्ट्रेंथ जैसी ही इंक्रीज़ हो रही है वैसी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल। ठीक है, किसकी हेल्प से, एब्डोमिनल मसल की हेल्प से। नेक्स्ट, अब ये जो एब्डोमिनल मसल है इसके साथ ही हमने अभी देखा था कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी है। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम क्या कर रही है,
यहाँ पर एक बार पैसेज पढ़ते हैं कि एन इंक्रीज इन अ पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या हो रहा है कि जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो रहा है, वैसे ही पल्मोनरी प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन द लंग्स। ये क्या हो रहा था, इंस्पायरेशन, दैट इज इंस्पायरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न टू द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन। जो अब चेंज हो गई थी सभी की पोजीशन, किसकी, डायफ्राम की, लंग्स की और ये जो स्टर्नम की, ये तीनों की पोजीशन जो चेंज हो गई थी वो अब एज इट इज़ पोजीशन में वापस आ जाएंगे। रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये जो थोरेसिक वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, वो एज इट इज़ फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। दिस लीड्स टू an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs। expulsion मतलब क्या होता है, forcefully इस air को बाहर निकालने वाली process, that is known as expulsion of air from the lungs, that is expiration। ठीक है, अब expiration में यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है, ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये जो बेटा इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ये कब काम में आ रही है, ये काम में आ रही बेटा एक्सपायरेशन के टाइम पे। और ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी वो कब काम आ रही थी, इंस्पायरेशन के टाइम पे। आपको क्या ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, ओके एक्सपायरेशन हो गया। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। एडिशनल मसल कौन सी होती है, ये होती है एब्डोमिनल मसल। ये कौन सी मसल हो है बेटा, ये है एडिशनल मसल, दैट इज एब्डोमिनल मसल। ठीक है, यही एडिशनल मसल का यहाँ पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, ऑन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन एन एवरेज, ओके कहाँ गया वो, ओके हाँ, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। कितना ब्रीथ करता है, ये एवरेज ह्यूमन है, ह्यूमन है कौन सा, ये है एडल्ट। कितना ब्रीथ कर रहा है बेटा, ये कर रहा है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अब इसमें भी मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था इसका, तब मैंने बताया था कि सबसे स्लो कौन ब्रीथ करता है, किसकी ब्रीथिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, 600 to 700 टाइम्स पर मिनट किसकी है। ये अगर आपको जानना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट can be estimated by using a spirometer which help in the clinical assessment of pulmonary function। अब ये जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है स्पायरोमीटर, ये स्पायरोमीटर कब यूज़ किया जाता है, जैसे आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वो जानना है तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज, ओके इंस्ट्रूमेंट कौन सा बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, दैट इज स्पायरोमीटर। अब ये स्पायरोमीटर है ना, ये स्पायरोमीटर दिखने में कैसे दिखता है, याद देखिए स्पायरोमीटर ऐसा कि यहाँ पर ऐसे 3 पाइप्स होंगे, ये रहे 3 पाइप्स, और ये पाइप्स ना ऐसे जॉइंटेड होंगे छोटे ट्यूब से, और इसके लिए एक कॉमन ट्यूब होगा, ओके फिर ये ट्यूब बाहर रहेगा और फिर ये एक कॉमन पैसेज से जॉइंटेड होंगे, एग्जैक्टली ऐसे। यानी कि जैसे ही आप यहाँ से ब्लो करोगे, ठीक है, अब इसके अंदर ऐसी 3 डिफरेंट कलर की बॉल्स होती है,
3 डिफरेंट कलर की यहाँ पर बॉल्स होती है। मैंने सेम कलर की बनाई है बट डिफरेंट कलर की होती है। जैसे ही आप यहाँ से ब्लो करोगे वैसे ही ये बॉल्स अपर रीजन पे जाएंगी। अब तीनों की तीनों अगर अपर रीजन पे जा रही है तो आपकी लंग्स बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जस्ट इसको उल्टा करने के बाद जैसे ही ये बॉल्स अब यहाँ पर है, ये बॉल्स अगर लोअर रीजन में भी आ रही है तो आपके एक्सलेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका यूज़ करके आपके लंग्स की कैपेसिटीज़ को देखा जाता है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज स्पायरोमीटर। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हो। चलिए जानते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बट उसके पहले हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, हम समझते हैं बहुत डिटेल में और बहुत ईजीएस्ट वे में। तो ये जो वॉल्यूम है और ये जो कैपेसिटीज़ है, ये वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ एक्चुअल में होती क्या है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैंने एक बीकर बनाया है और बीकर के अंदर कुछ लिक्विड पोर करके रखा है जो कि थोड़े से अमाउंट में है। अब वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि ये पूरी की पूरी बीकर के अंदर छोटे से अमाउंट में लिक्विड प्रेजेंट है। वो लिक्विड जिस अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम। क्या है ये वॉल्यूम? यानी कि अगर ये बीकर जो है ये 1 लीटर मतलब लिक्विड जो है वो कैरी कर सकता है, बट अभी इस बीकर ने कैरी किया है 250 ml 250 ml लिक्विड को कैरी किया है। बट बाकी स्पेस कितनी बची है? बाकी स्पेस, ये जो स्पेस है वो स्पेस कितनी बची है? ये बची है 750 ml की, अभी भी बची है। यानी कि ये जो 750 ml की स्पेस बची है दैट इज़ नोन एज कैपेसिटी। यानी कि कितनी कैपेसिटी है इस बॉटल की पूरी बॉटल फिल होने में। क्या आप अब समझ सकते हो कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक्चुअल कितना अमाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम। बट कैपेसिटी मतलब कितनी कैपेसिटी में पूरी की पूरी वो फिल हो सकती है, दैट इज़ नोन एज कैपेसिटी। यानी कि ये इसकी कैपेसिटी है 750 ml एंड उसका वॉल्यूम ऑलरेडी जो प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज 250 ml जो कि उसका वॉल्यूम है। अब चलिए सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम को समझते हैं। टाइडल वॉल्यूम, इसको समझने के लिए आप ट्रिक से समझिए कि यहाँ पर लिखा है टीवी। अब टीवी मतलब क्या होता है कि जैसे आप घर पे बैठे हो और आप टीवी देख रहे हो, तो टीवी देखते टाइम आपकी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ होती हैं, जो आप इनहेल कर रहे हो, जो आप एक्सेल कर रहे हो, जितना भी आप एयर को इनहेल एक्सेल कर रहे हो वो हमेशा नॉर्मल ही करोगे जब आप टीवी देखते हो। यानी कि क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि आपका जो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन है वो नॉर्मल हो रहा है। अब नॉर्मल इनहेलेशन एक्सेलेशन में आपका ये जो वॉल्यूम है ये कितना होता है? ये होता है बेटा 500 ml। तो क्या मैं इसको अज्यूम कर सकती हूँ एज अ एक्स? ठीक है, सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको। अब तक हमने ये देखा है कि टीवी का मतलब क्या होता है, मतलब टाइडल वॉल्यूम का मतलब हमने क्या देखा कि टीवी जब आप देख रहे हो तो नॉर्मल बैठे हुए हो, नॉर्मल इनहेलेशन एक्सेलेशन परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि आपकी वो जो वॉल्यूम कितनी है वो है 500 ml वॉल्यूम है। नेक्स्ट आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसको याद रखने का तरीका देखिए। इसमें इंस्पायरेटरी वर्ड यूज़ किया गया है। अब इंस्पायरेटरी का मतलब क्या होता है कि फोर्सफुली इनहेल करना। अब आप आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है, कोई टीवी में एक सीरीज़ लगी है या फिर जो भी आप एपिसोड देख रहे हो वो बहुत अच्छे से देख रहे हो, और देखते देखते मम्मी किचन में समोसे तल रही है। अब समोसे की जो खुशबू है वो जब आपको आएगी तो आप छी गंदे समोसे की खुशबू आ रही है करके आप ऐसे इनहेल करना बंद कर दोगे, या फोर्सफुली आप इनहेल ज़्यादा करोगे कि हाँ कुछ तो बन रहा है, मम्मी समोसे बना रही है, चलो खाते हैं, यही समझोगे। यानी कि जो खुशबू आप एक्स्ट्रा इनहेल कर रहे हो जो किचन से आ रही है दैट इज़ नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि कितने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्सेबल इंस्पायरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि क्या मैं इसमें ये लिख सकती हूँ कि ये रहा IRV, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें फोर्सेबल इंस्पायरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, फोर्सेबल इंस्पायरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। और इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम होता है बेटा 3000 ml, ठीक है, 3000 ml। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो x हमने अज्यूम किया था ये x के कितना है, ये अराउंड 5 to 6 टाइम्स है। अगर इसको मैंने अज्यूम किया कि इसमें और मैंने एक और वॉल्यूम ऐड कर दिया दैट इज़ 2500 ml
एंड 3000 ml, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि ये 5x है, ये अगर x है तो ये कितना है, ये 5x है। उसके बाद जो वॉल्यूम आता है ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका, और एक बचता है दैट इज़ ERV। अब ERV को याद रखने का तरीका देखो। अब तक आप टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते समोसे की खुशबू आई तो आपने इन्हेल कर लिया, फोर्सेबल इन्हेल कर लिया। बट अब क्या हो रहा है कि वो बार बार समोसे जब तले जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है ऑयल की। जब गंदी स्मेल आनी शुरू हो जा रही है तो आप फोर्सफुली इन्हेल करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अब क्या करोगे, फोर्सफुली एक्सपायर करोगे, जितनी भी एयर आपने इन्हेल की होगी उसको भी आप निकाल दोगे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप फोर्सेबल क्या परफॉर्म कर रहे हो, इसके जस्ट उल्टा, यानी कि फोर्सेबल एक्सपायरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें कि कितने ml ऑफ एयर आप एक्सपायर कर रहे हो, वो है बेटा 1000 से लेके 1100 ml तक आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक्सपायर कर रहे हो। तो क्या मैं इसको 2x अज्यूम कर सकती हूँ? यहाँ देखिए, यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जब अच्छी खुशबू आती है तो हम इन्हेल ज़्यादा कर सकते हैं कंपेयर टू एक्सेल, यानी कि हमारा इन्हेलेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू एक्सेलेशन। यानी कि हमारा कितना है, 5x है, और यहाँ पर कितना है, सिर्फ 2x है। क्या आपको इतना समझ में आया? टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते टाइम समोसे जब बन रहे हैं तो हमने फोर्सफुली इन्हेल किया, और वही बार बार जब समोसे तले जा रहे थे तो गंदी ऑयल की स्मेल आई तो हमने क्या किया, एक्सेल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि कितना एक्सेल किया हमने, 1000 से 1100 ml तक। अब उसके बाद देखते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। अब जब ये रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में देख रहे हैं तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के साथ मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि ये जो फोर्स यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों परफॉर्म हो पा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर मैंने ऐसे 2 लंग्स ड्रॉ कर दिए, ये रहा एक और ये है एक और, जो कि थोड़ा सा स्लेंडर फॉर्म में होता है, ठीक है, ये रहा दूसरा। अब इनके ऊपर बेटा एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कैविटी पढ़ी थी, प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, इसके अंदर ये बेटा फ्लूइड है ना, ये कुछ प्रेशर क्रिएट करता है, किसके ऊपर, ये प्रेशर क्रिएट करता है लंग्स के ऊपर। बट इसका प्रेशर, ये जो फ्लूइड का प्रेशर है, ज़्यादा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो क्या होगा, ये लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, फिर लंग्स एक्सपैंड हो ही नहीं पाएंगे, यानी कि आप इन्हेल नहीं कर पाओगे। अब इन्हेल करना है तो हमेशा ये प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर है ये हमेशा कम ही होना चाहिए कंपेयर टू लंग्स। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? अब मैं बात कर रही हूँ कि ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये रेसिडुअल अगर वॉल्यूम परफॉर्म करना है तो किस के थ्रू परफॉर्म होगा? ये परफॉर्म होता है ड्यू टू द नेगेटिव प्लूरल प्रेशर की वजह से। अब जैसे ही प्लूरल प्रेशर मतलब क्या होता है कि प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर अगर नेगेटिव हो तो ही आप के लंग्स के अंदर गैस प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि ये जो प्लूरल फ्लूइड ने अगर इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया तो क्या आप इन्हेल करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये जो प्लूरल फ्लूइड है इसका प्रेशर कैसा होना चाहिए, इसका प्रेशर हमेशा निगेटिव होना चाहिए। यानी कि निगेटिव रहा तो आपके लंग्स क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और लंग्स फिर एक्सपैंड परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ड्यू टू द निगेटिव प्लूरल प्रेशर। अब निगेटिव प्लूरल प्रेशर की वजह से रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, यानी कि जब आप इन्हेल कर रहे हो तो एज इट इज़ जो एयर आपके लंग्स में रिमेन बच रही है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, दैट इज़ नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हो सकता है? ये होता है बेटा 1100 से 1200 ml तक। ये होता है 1100 से 1200 ml तक। कितना होता है ये? 1100 से 1200 ml तक। इसमें एक और यूनिक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। ये जो 1100 से 1200 ml है, ये जो हमने एक डिवाइस पढ़ा था दैट इज़ स्पायरोमीटर, ये स्पायरोमीटर में मेजर नहीं किया जा सकता, कांट बी मेजर्ड बाय
ये ज़रूर याद रखिएगा, बाय स्पायरोमीटर, यानी कि स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है, यहाँ देखिए क्या बोला गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि कितने वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर रहा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। यानी कि इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा टीवी प्लस IRV, ऐसी दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। ओके, इसको सिंपलेस्ट वे में अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि ये रहा, मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है। अब हर एक कैपेसिटी को पढ़ना है तो ऐसे समझिए। ओके, तो सबसे पहले जो आपके लंग्स के अंदर जो एयर है जो एज इट इज़ रह जाती है, उस एयर को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, ये देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा अभी हमने, जो एज इट इज़ है। उसके बाद जो एयर है दैट इज़ ERV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम क्या कर रहे थे, एक्सपायर कर रहे थे। उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद आती है बेटा टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद आती है बेटा दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम यानी कि टाइडल वॉल्यूम, ये दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ निकाल सकती हूँ? डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किसको इंक्लूड किया है, टीवी एंड IRV को इंक्लूड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो टीवी एंड IRV इंक्लूड किया है, तो क्या बना है हमारा IC, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ बना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़। अब ये जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है बेटा, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किस चीज़ से बनता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, पर्सन जब एक्सपायर कर रहा है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एयर इनहेल करने के बाद जब पर्सन कोई एक्सपायर कर रहा है दैट इज़ नोन एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी, टीवी एंड ERV। यहाँ देखिए टीवी एंड ERV ऐसी दो चीज़ें मिलके क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज EC, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब FRC क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो अभी भी एयर आपके लंग्स के अंदर बच रही है दैट इज़ नोन एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज़। दिस इंक्लूड्स ERV एंड RV। कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो रही है, ERV एंड RV, ये दो चीज़ें इंक्लूड की जा रही है, उसको क्या बोला गया है, FRC बोला गया है, ठीक है। इसको बोला गया है बेटा FRC। नेक्स्ट देखिए वाइटल कैपेसिटीज़ क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। आपको यही वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। जो मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ आपको वही वर्ड्स याद रखने हैं कि वाइटल कैपेसिटी में अब क्या हो रहा था। अब तक हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल इंस्पायरेशन पढ़ा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन पढ़ा है, बट यहाँ पर जब वाइटल कैपेसिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात की जा रही है, यानी कि दिस इंक्लूड ERV, ठीक है। ERV इंक्लूड की जा रही है, टीवी एंड IRV। देखो ERV, टीवी एंड IRV ये तीनों की तीनों को इंक्लूड किया जा रहा है। IRV, टीवी एंड ERV तीनों को जब इंक्लूड किया जा रहा है तो क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। सिर्फ तीन चीज़ों को मिला के, कौन कौन सी, ERV, टीवी एंड IRV। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की। टोटल लंग कैपेसिटी बेटा क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स इनहेल करने के बाद जितनी भी आपके लंग्स के अंदर एयर बच जाती है उसको बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि आपके लंग जितने फुले हैं और उसके अंदर जितनी एयर है दैट इज़ नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। क्या इंक्लूड हो रहा है, दिस इंक्लूड RV, ERV, टीवी एंड IRV और वाइटल कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि सारी की सारी चीज़ों को जब हमने इंक्लूड कर दिया, सारी की सारी चीज़ों को, तो ये क्या बन गई बेटा, TLC बन गई, यानी कि टोटल लंग
कैपेसिटी, ये तीनों के तीनों बन गए हैं, जिसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन सी? IRV, TV, ERV एंड RV। प्लस इसमें क्या आया है? वाइटल कैपेसिटीज़ भी इंक्लूड हुई है एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। देखिए, वाइटल कैपेसिटीज़ भी इंक्लूड हुई है एंड रेसिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूड किया गया है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? ओके, बहुत जल्द हम ग्राफ के साथ भी पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। थैंक यू सो मच।